प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में जुड़े हुए हमारे पशुपालक भाइयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हर रोज हाजिर होते हैं, जिससे कि वह प्रेरित होकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। और इसीलिए आज के कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है किसानों की आय वृद्धि में भेड़ पालन, बकरी पालन एवं खरगोश पालन के बारे में। लेकिन आइए उससे पहले कार्यक्रम में देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरें। हाड़ौती संभाग के किसानों को मिलेगा सोयाबीन की नई किस्मों का बीज। तारबंदी पर छोटे किसानों को मिलेगा 48,000 रुपए का अनुदान। और बेहतर उत्पादन के लिए पॉली हाउस का वैज्ञानिक प्रबंधन जरूरी। कृषि विश्वविद्यालय कोटा हाड़ौती संभाग के किसानों को सोयाबीन की 2 नई किस्मों का बीज उपलब्ध कराएगा। हाड़ौती संभाग के किसानों को इस साल सोयाबीन की 2 नई किस्मों का बीज उपलब्ध होगा। नई किस्मों का बीज कृषि विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय ने सोयाबीन की 2 नई किस्मों पर परीक्षण कार्य किया है। इनमें JS 2098 और JS 20-116 किस्म शामिल हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षण सफल रहा है। इससे दोनों किस्मों को कृषि विभाग ने अपने पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में भी शामिल किया है। उन्होंने बताया कि सोयाबीन की नई किस्म ज्यादा पैदावार देने, रोग कीट प्रतिरोधी है। वहीं 48 घंटे तक जल भराव की स्थिति में भी खराब नहीं होती है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 10 से 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की खेती होती है। सोयाबीन का बम्पर उत्पादन कोटा संभाग के बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां जिले में होता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और उदयपुर जिले में भी सोयाबीन की खेती किसान करते हैं। उन्होंने बताया कि सोयाबीन की किस्म JS 20-116 महज 96 से 101 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके दानों में 16.32% तेल पाया जाता है। यह किस्म पीला मोजेक, चारकोल सड़न, झुलसा कीट सहनशील के साथ साथ समय पर बुवाई के लिए उपयुक्त है। वहीं सोयाबीन किस्म JS 2098 का दाना गोलाकार मध्यम बोल्ट, 100 दानों का वजन 10.2 ग्राम, पौधा 40 से 55 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके दानों में तेल की मात्रा 19.3%, प्रोटीन 40% तक पाया गया है। यह किस्म भी 96 से 101 दिन में पककर तैयार होती है। इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता 25 से 28 क्विंटल है। यह किस्म येलो मोजेक वायरस और चारकोल रोग के प्रति प्रतिरोधक है। खेतों की तारबंदी के लिए सरकार किसानों को 40,000 रुपए का अनुदान देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तारबंदी योजना के लिए 125 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। आवारा पशु किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। किसानों को राहत देने के लिए इस साल सरकार ने राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत किसानों को तारबंदी पर अनुदान दिया जाएगा। योजना के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुल 125 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। सरकार ने कहा कि तारबंदी योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों को लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की अधिकतम सीमा 40,000 रुपए होगी। एक किसान को 400 मीटर लंबी तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस योजना का लाभ प्रदेश के 35,000 किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
सरकार ने कहा कि योजना में छोटे और सीमांत किसानों की भागीदारी 50% तक सुनिश्चित की गई है। लघु सीमांत किसानों को योजना के तहत 48,000 रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान ई मित्र के माध्यम से भी अपना आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के समय किसानों को राशन कार्ड, आधार कार्ड, जमीन की जमाबंदी, बैंक खाता संख्या, पासपोर्ट साइज फोटो, फोन नंबर, खेत का नक्शा और आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। अच्छे उत्पादन के लिए पॉली हाउस का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन जरूरी है। इसके अभाव में किसानों को उचित उत्पादन नहीं मिल पाता है। राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर में पॉली हाउस की खेती पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 6 दिवसीय प्रशिक्षण में कृषि स्नातक विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर R.A. कौशिक ने कहा कि पॉली हाउस लगाना आसान है, लेकिन फसल का बेहतर उत्पादन लेना काफ़ी मुश्किल है। उन्होंने बताया कि पॉली हाउस खेती में तकनीकी प्रशिक्षण जरूरी है। बिना तकनीकी जानकारी के किसान उचित उत्पादन लेने में असफल रहता है। इससे 1-2 साल में ही किसान पर आर्थिक भार बढ़ जाता है। इसके चलते पॉली हाउस खेती को किसान बेकार समझने लगता है। ऐसे किसानों को कृषि विद्यार्थी राहत दे सकते हैं। कृषि विद्यार्थी किसानों को संरक्षित खेती की जानकारी दें ताकि किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। कार्यक्रम को राजस्थान कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर S.S. शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज का युग उद्यमिता का युग है। इस समय किसानों के साथ साथ कृषि विद्यार्थियों को कौशल विकास और दक्षता प्रशिक्षण की जरूरत है। उन्होंने बताया कि संरक्षित खेती का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करके दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। प्रशिक्षण प्रभारी डॉक्टर कपिल देव आमेटा ने पॉली हाउस खेती, किस्म चयन, मिट्टी पानी की जांच, कीट रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। वहीं डॉक्टर B.G. छिपा ने फसल की तुड़ाई अवस्था, पैकिंग, ग्रेडिंग और विपणन के बारे में बताया। किसान भाइयों, खबरी खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान साथियों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे बहुत सारे किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जिससे कि वह अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। किसान साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया आज हमारी चर्चा का विषय है किसानों की आय वृद्धि में भेड़ पालन, बकरी पालन एवं खरगोश पालन के बारे में। इन सभी पशुओं के साथ अगर आप पशुपालन के व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो आप कितनी लागत से अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, और साथ ही साथ पशुओं का आहार प्रबंधन, आवास प्रबंधन किस प्रकार करें, और क्या वाकई में पशुपालन व्यवसाय किसानों की आय वृद्धि में सार्थक सिद्ध हो रहा है। इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार तोमर जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि पशुपालन व्यवसाय में पशुओं की नस्ल है वो उसकी अहम भूमिका होती है। तो अगर हमारे पशुपालक भाई पशुपालन व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो वह, जैसे कि हम बात कर रहे हैं भेड़ पालन, बकरी पालन, खरगोश पालन, अगर इस व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो कौन सी ऐसी मुख्य नस्लें हैं जिनका वो चुनाव करें? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि पशुपालन में नस्लों का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर नस्ल एक उद्देश्य को लेकर पैदा होती है और उद्देश्य के अनुसार ही किसानों को भेड़ नस्लें या बकरी नस्लें या खरगोश की नस्लों का चयन करना चाहिए। राजस्थान हमारा बहुत सौभाग्यशाली प्रदेश है कि यहाँ पर पशु की सभी जो नस्लें हैं वो बहुत ही उम्दा किस्म की है, बहुत ही उच्च क्वालिटी की है। यदि हम भेड़ों की बात करें तो अपने देश की सबसे अच्छी नस्लें, भेड़ नस्लें हमारे राजस्थान में पाई जाती हैं, और इसी प्रकार से बकरी की भी बहुत अच्छी नस्लें हमारे राजस्थान में पाई जाती हैं। भेड़ों में यदि बात करें तो जो ऊन देने वाली भेड़ की नस्लें हैं, जैसे मगरा है, चोकला है, नाली है, मारवाड़ी है, मालपुरा है, ये सब नस्लें राजस्थान के किसान पालकर अपना भेड़ पालन का व्यवसाय अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि भेड़ों में किसान या भेड़ पालक मांस उत्पादन के लिए भेड़ों को पालना चाहता है
तो हमारे संस्थान केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर ने एक बहुत ही उपयोगी और भेड़ों की शान अविशान नस्ल का उत्पादन किया है। यह भेड़ की नस्ल 3 भारतीय नस्लों से मिलकर बनी है, जिसमें मालपुरा, गैरोल और पाटनवाड़ी, इन तीनों भेड़ों के मिश्रण से इस भेड़ का निर्माण हुआ है, जो अधिक बच्चे देती है, अधिक दूध उत्पादन करती है और अधिक दूध होने के कारण इनके बच्चों की जो शारीरिक भार है वो जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से नस्ल का बहुत योगदान है और हमारे भेड़ पालक यदि राजस्थान के वो हैं, इन भेड़ों की नस्लों को पालकर वो आराम से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। यदि बकरी की बात करें तो हमारा प्रदेश बहुत सौभाग्यशाली है। यहाँ देश की सबसे अधिक मांग वाली बकरी सिरोही नस्ल की पाई जाती है। देश के विभिन्न हिस्सों में सिरोही नस्ल को बहुत आराम से पाला जा सकता है। सिरोही नस्ल की जो बकरी है यह दूध देने में, मांस में और बहुत हार्डी है, यह बहुत कम बीमार होती है। तो इस प्रकार से बकरी में सिरोही और एक और बकरी की बहुत अच्छी नस्ल है झकराना, यह दूध में और मांस में बहुत अच्छा पशु है। इसको भी पालकर राजस्थान के या आसपास के किसान सिरोही और झकराना बकरी को पालकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो भेड़ों में जो मैंने बात की, मगरा, चोकला, नाली, मारवाड़ी, मालपुरा नस्ल को पाल सकते हैं। साथ ही हमारे राजस्थान से लगता हुआ प्रदेश उत्तर प्रदेश की बहुत ही अच्छी एक मांस देने वाली भेड़ नस्ल है जो मुजफ्फरनगरी है, उसको भी हमारा भेड़ पालक पाल के अपनी अधिक आमदनी प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी व्यवसाय को शुरू करने में लागत भी बहुत अहम भूमिका में होती है, तो अगर हमारे पशुपालक भाई पशुपालन व्यवसाय की शुरुआत अगर करना चाहें तो कितनी लागत से वे कर सकते हैं और कितनी पशु की संख्या के साथ कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक भेड़ बकरी पालन का सवाल है, इसको अभी तक हम 0 इनपुट का एनिमल मानते हैं, यानी कि इसमें लागत का कोई विषय ही नहीं है। हमारे भेड़ पालक या बकरी पालक जंगल में चराकर या खाली पड़ी हुई भूमि में अपने पशु को चराते हैं और जो भी उनसे दूध, मांस, खाल मिलती है उससे वो अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। लेकिन आज का जो समय है ये व्यवसायीकरण का है और हम किसानों को, भेड़ पालकों को समझाते हैं कि आज परंपरागत के साथ साथ आप भेड़ और बकरी को व्यावसायिक तौर पर भी पालें। यदि वो भेड़ और बकरी पालन में 1 रुपये की लागत लगाता है तो निश्चित ही उसको 3 रुपये की आमदनी होती है। यदि हम बात करें कि भेड़ और बकरी यदि वो मांस के लिए पाल रहा है तो लगभग 5 से 6 महीने यदि वो उनके बच्चों को पालता है तो इस पर लगभग 3000 रुपये का खर्चा आता है। और यदि हम इसको बेचने की बात करते हैं तो 6 महीने का बच्चा आराम से 6 से 7 या 8000 रुपये तक का भी बिकता है। तो इस प्रकार से यह दुगनी आय देने में सक्षम है और किसान 2500 रुपये लगाकर या 3000 रुपये लगाकर आराम से 6 से 7000 रुपये कमा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे पशुपालक भाइयों को दी कि वो कौन कौन सी नस्लों का चुनाव करें और साथ ही साथ कितनी लागत के साथ पशुपालन व्यवसाय की शुरुआत करें। अब हमारे किसान भाई ये जानना चाहते हैं कि जो भेड़ पालन है, बकरी पालन है और खरगोश पालन है, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है पशु की देखरेख, यानी कि उनका आहार प्रबंधन की मुख्यतः हम बात करें तो किसान साथी उनका आहार प्रबंधन किस प्रकार करें, ये आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, आहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी व्यवसाय में, किसी भी प्रकार के पशुपालन में आहार अपने आप में 70 से 80% लागत का हिस्सा होता है। तो जितना सस्ता हमारा आहार होगा उतना ही अच्छा और अधिक आमदनी हम पशु से प्राप्त कर सकते हैं। आहार में हम भेड़ बकरियों को जो पेड़ पौधे हैं, जो झाड़ियां हैं, इनके पत्ते और जो खाली पड़ी ज़मीन है वहाँ पर चराकर हम आराम से भेड़ बकरियों को पाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष भर जब चारागाह में पर्याप्त मात्रा में चारागाह उपलब्ध नहीं होता है तो हम बाड़े पर लाकर भी पशुओं को एक सप्लीमेंट्री के रूप में आहार की व्यवस्था कर दें। इसके अतिरिक्त आजकल जो मैं पहले व्यावसायिक भेड़ पालन की, बकरी पालन की बात कर रहा था, तो इसमें हम बाड़े पर रखकर भी पशुओं को पाल सकते हैं। इस प्रकार से पालन से भी विभिन्न प्रयोगों में हमने देखा है कि अधिक आमदनी प्राप्त होती है, क्योंकि पशुओं की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनसे अधिक उत्पादन लेने के लिए आहार एक बहुत बड़ी व्यवस्था है और हमें इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, जभी जाकर हम पशुओं से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ साथ पशुओं को प्रतिदिन
10 से 20 ग्राम की मात्रा में उनकी आयु के हिसाब से, उनके शरीर भार के हिसाब से नमक उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि उनका पाचन क्षमता बनी रहे। इसके अतिरिक्त एक संतुलित दाना मिश्रण भी हम पशुओं को उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए 200 से 300 ग्राम या अधिकतम 400 से 500 ग्राम तक हम उनको उपलब्ध कराएं। इसके साथ साथ 24 घंटे भेड़ बकरियों को पानी की, मौसम के अनुसार पानी की आवश्यकता, उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे कि पशुओं का तापमान जलवायु के हिसाब से नियंत्रित रहकर उत्पादन में सहायक बने। तो ये सब चीज़ें आहार व्यवस्था के हिसाब से आप यदि करते हैं तो पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। एक भेड़ या बकरी की यदि बात करें तो एक दिन में 3 से 4 किलो चारा या आहार की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर भेड़ पालक जंगल में चराकर इसको लगभग 2.5 से 3 किलो चारा बाहर चरा देते हैं, और यदि वो बाड़े पे लाके 1 से 1.5 किलो संतुलित हरा चारा भी हो, सूखा भी हो, खलियाँ भी हो, दाना मिश्रण भी हो, खनिज मिश्रण भी हो, इन सब की व्यवस्था यदि वो बाड़े पे आकर करता है तो निश्चित ही इन सब से पशुओं का उत्पादन अच्छा होगा, पशु स्वस्थ होगा, बीमार नहीं होगा, और निश्चित ही भेड़ पालक को, बकरी पालक को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। डॉक्टर साहब, हर पशुपालक जो होता है उसके जहन में हमेशा एक सवाल होता है पशुपालन व्यवसाय की शुरुआत जब वो करते हैं कि हम हमारे पशुपालन जब व्यवसाय की शुरुआत करें तो हमें कितने स्थान की आवश्यकता होगी। तो आप हमारे पशुपालक भाइयों को ये बताइए, क्योंकि भेड़ पालन, बकरी पालन और खरगोश पालन की आज हम बात कर रहे हैं, तो इस व्यवसाय की अगर वे शुरुआत करते हैं तो उनका आवास प्रबंधन वे किस प्रकार करें? प्रतिकूल वातावरण से बचाने के लिए पशुओं को आवास व्यवस्था की आवश्यकता होती है। जहाँ तक हम भेड़ बकरियों की बात करते हैं तो बहुत कम स्थान में इनको रखकर पाला जा सकता है। यदि प्रति पशु वयस्क पशु की बात करें तो 10 से 12 स्क्वायर फीट आवास व्यवस्था जो ढका बाड़ा है उसकी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त यदि हम बाड़े में 3 से 4 गुना स्थान उनको घूमने फिरने के लिए दे देते हैं तो यह उनके शारीरिक क्रियाओं को निरंतर चलाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यदि हम बात करें 25 से या 20 से 60 स्क्वायर फीट का यदि कोई हम आवास व्यवस्था करते हैं तो उसमें आराम से 100 से 150 भेड़ बकरियों को पाला जा सकता है। और बाड़े में पानी की खेली की व्यवस्था हो, चारे की खेली की व्यवस्था हो, उनके घूमने फिरने की व्यवस्था हो, और बाड़े के चारों ओर और बाड़े के अंदर पेड़ पौधों की व्यवस्था भी हो, जिसमें समय पड़ने पर उन पेड़ों के पत्तों को पशुओं को खिलाकर उनके आहार की व्यवस्था भी की जा सकती है। तो इस प्रकार से आवास व्यवस्था हो कि जिससे भेड़ बकरियों का आवास ठंडा भी रहे, हवादार भी रहे, और उसमें प्रकाश की भी, सूर्य की किरणों की भी पूरी व्यवस्था हो, जिससे उनके बाड़े गीले ना हो। ज़मीन से 1.5 से 2 फीट बाड़े ऊपर बनाया जाए, जिससे कि बारिश या अतिरिक्त पानी की निकासी आराम से हो सके। डॉक्टर साहब, अब हम एक महत्वपूर्ण इकाई के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, खरगोश पालन। हमारे पशुपालक भाई खरगोश पालन व्यवसाय की शुरुआत भी करना चाहते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस व्यवसाय की शुरुआत हमारे पशुपालक भाई किस प्रकार करें, और आपके संस्थान में इस इकाई की क्या क्या गतिविधियाँ हैं वो भी आप हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए। हमारे संस्थान में खरगोश जो पालन है, एक अतिरिक्त मांस के लिए हमारा संस्थान लेके आया है, और 1965 से ही हमारे संस्थान में खरगोश को पाला जा रहा है। हमारे संस्थान के द्वारा 6 खरगोश की नस्लों को मेंटेन किया जा रहा है, और किसानों को अतिरिक्त मांस और आय के लिए हम लोग खरगोश की नई नई नस्लें उनको उपलब्ध कराते हैं। और खरगोश के पालने में भी कोई ज़्यादा स्थान की ज़रूरत नहीं होती। एक 1.5 बाई 2 का एक पिंजरा बनाकर हम उसमें खरगोश को रखते हैं। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि यदि एक खरगोश का पेयर यदि हम रखते हैं तो एक साल में उससे 30 से 35 बच्चे ले सकते हैं। और यदि एक बच्चे की आप कीमत बाज़ार की यदि बात करें 700 से 800 रुपये है, तो इस प्रकार से आराम से 2425 हज़ार की आमदनी, अतिरिक्त आमदनी बहुत कम खर्चे पे खरगोश पालन से हो सकती है। यदि आप हमारे देश की बढ़ती हुई मांस की बात करें तो मांस के लिए हमारे पास पोल्ट्री का मांस है, उसके बाद भेड़ बकरियों से हमें मांस प्राप्त होता है। यदि हम इनसे भी, और जैसा कि आप जानते होंगे, आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में बढ़ती हुई मांस की आपूर्ति के लिए अभी हमारे पास बहुत स्कोप है। तो ऐसी स्थिति में खरगोश पालन एक नया आयाम है जो देश में बढ़ी हुई मांस की मांग को भी पूरी करेगा, तथा किसानों के लिए अतिरिक्त आय का भी एक स्रोत, एक जरिया बनकर
सामने आएगा। डॉक्टर साहब, अब हमारे पशुपालक भाइयों को आप ये बताइए कि अगर वह पशुपालन व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो इस व्यवसाय को वह किस प्रकार से उन्नत व्यवसाय बनाए ताकि वह अपनी आमदनी में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा कर सकें। बहुत अच्छा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि पशुपालन जैसे परंपरागत तरीके से किया जा रहा था, आज के युग में परंपरागत के साथ साथ हमें व्यावसायिक तौर पर भी उसका वैज्ञानिक प्रबंधन करते हुए उसको पशुओं को पालना जरूरी है। और इसका प्रशिक्षण भी आप यदि ले लेते हैं, यदि लेना, मैं तो कहता हूँ कि प्रशिक्षण लेना अति आवश्यक है। और हमारे संस्थान द्वारा या कृषि विश्वविद्यालय द्वारा या पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालन का या भेड़ बकरी पालन का या खरगोश पालन का एक ट्रेनिंग लेके 7 दिन की या 3 दिन की ट्रेनिंग लेके आप यह व्यवसाय करेंगे तो निश्चित ही उसको उन्नत बनाया जा सकता है। उन्नत बनाने के लिए या वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए नस्ल से लेके उसकी आवास व्यवस्था कैसी हो, उसकी आहार व्यवस्था कैसी हो, उसका स्वास्थ्य प्रबंधन कैसा हो और बाजार में उसकी कैसे अधिक मूल्य प्राप्त हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए पशुपालन को, भेड़ बकरी पालन को, खरगोश पालन को अधिक उन्नत बनाया जा सकता है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप पास के स्थित किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से, किसी भी अनुसंधान संस्थान से या कृषि विश्वविद्यालय से आप पशुपालन का, भेड़ बकरी पालन का आप प्रशिक्षण प्राप्त कर आप उन्नत तरीके से भेड़ बकरियों को पाल सकते हैं तथा अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में पधारे और आप हमारे पशुपालक भाइयों और किसान भाइयों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने जाना किसानों की आय वृद्धि में भेड़ पालन, बकरी पालन एवं खरगोश पालन के बारे में कि किस प्रकार हमारे किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में अपना रुख कर रहे हैं और अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। किसान साथियों, उम्मीद करते हैं कार्यक्रम में दी हुई जानकारी से आप प्रेरित होकर इसका भरपूर लाभ लेंगे। किसान साथियों, आप कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं? अगर है आपके कोई सुझाव तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान साथियों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।